हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको विस्तार से बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले ब्लेयर हाउस के बाहर मोहम्मद यूनुस को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन। जी हां, कहने लगे हमें शेख हसीना ही फिर से चाहिए बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस पद छोड़ो के लगे नारे। दोस्तों, ब्लेयर हाउस के बाहर भारी बांग्लादेशियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बताएंगे क्या है इनकी बड़ी मांगे। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात के बीच कौन कौन सी बातें हुई हैं, कौन कौन से डील साइन हुए हैं, क्या वाकई में रहा यह ऐतिहासिक मुलाकात। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरबपति कारोबारी एलोन मस्क से भी की मुलाकात। तो वहीं दोस्तों, बालाकोट में मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, बरामद किए गए हथियार, सेना को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। जी हाँ, तो वहीं मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंपर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 की मौत, 8 घायल। क्या है वहां की खबरें, लगातार आपको बताने वाले, विस्तार से बताएंगे। विधायकों में से ही कोई बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, कब होगा नए सीएम के नाम पर बड़ा फैसला, सारी जानकारियां जानने के लिए बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते और मानते कि अपना भारत कॉन्स्टेंटली विकास कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां हमें शेख हसीना ही चाहिए, मोहम्मद यूनुस पद छोड़ो। जी हाँ, यूएस में जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ठहरे, उस ब्लेयर हाउस के बाहर लगे यूनुस पद छोड़ो के नारे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होना ही था उससे पहले ही, यानी कुछ ही घंटे पहले आप कह सकते हैं दोस्तों, ब्लेयर हाउस के बाहर जहां पीएम मोदी जी ठहरे थे, उसके बाहर बांग्लादेशी नागरिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को हटाने की मांग कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में ब्लेयर हाउस के बाहर बड़ी संख्या में बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी और उसकी सहयोगी संगठनों के नेता व कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अवामी लीग के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लिए दिखाई दिए। उन्होंने किलर यूनुस स्टेप डाउन के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों में से एक ने कहा कि डॉक्टर यूनुस आतंकवादियों की मदद से सत्ता पर काबिज करने वाले एक अवैध व्यक्ति हैं, इलीगल व्यक्ति हैं। हमारे संविधान के मुताबिक शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आतंकवादियों की मदद से उन्हें पद से हटा दिया, लेकिन अगली बार हम चुनाव चाहते हैं, लोग शेख हसीना को फिर से चुनेंगे। यानी कि दोस्तों, अमेरिका से ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है पूरी दुनिया को कि फिर से बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात से पहले एक तड़कता भड़कता मुद्दा बन गया है। जी हाँ, और ये खबर मोहम्मद यूनुस की सरकार तक तो पहुंच ही गई होगी। अगर अभी तक नहीं संभले मोहम्मद यूनुस, तो इस खबर के बाद जरूर संभल जाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं बांग्लादेश में। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कैसी रही। तो आपको बता दें, शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं, और मिलते ही ट्रंप ने पीएम मोदी को गले लगा लिया और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद मजबूत हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे पुराने दोस्त ने फिर से स्वागत किया हो। अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे विश्वास है कि आपको आपके दूसरे कार्यकाल में हम और तेजी से काम करेंगे। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी का यहाँ होना बहुत बड़े सम्मान की बात है। वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मेरे पिछले कार्यकाल में अमेरिका भारत के संबंध मजबूत रहे हैं। हमने अभी फिर से शुरुआत की है। वे हमारे तेल और गैस खरीदने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक तेल और गैस है, और उन्हें इसकी आवश्यकता है। दोस्तों, इसी बीच जब पीएम मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठे हुए थे, तभी एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछ लिया कि भारत के साथ सख्त होकर चीन से कैसे निपटेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि हम किसी को भी मात दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को मात देने के बारे में नहीं सोचते। ट्रंप ने कहा कि उनको भारत से काफी ज्यादा व्यापार और सौदे की उम्मीद है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मोदी के साथ बातचीत शुरू करते हुए कहा कि हम भारत और अमेरिका के लिए कुछ शानदार व्यापार सौदा करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है। जी हाँ, ट्रंप ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने भारत में न्याय का सामना करने के लिए 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं तहव्वुर राणा में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। वो न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और भी कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है, जो और भी निकलकर सामने आने वाली है। बहरहाल जो मेन पॉइंट्स थी वो हमने आपको बता दिया है। ऐसे में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के मुलाकात पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुलाकात ने पूरे दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज
मैसेज दिया है और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी का वेलकम किया है दोस्तों, इसका विटनेस पूरी दुनिया बन चुकी है और भारत के दुश्मनों की आंखें चौंधियाने लगी हैं, खास करके पाकिस्तान और चाइना की, कि भारत को इतना तवज्जो कैसे देता है अमेरिका आज के समय में। जी हाँ, ऐसे में थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप कमेंट में जरूर और भारी मात्रा में लिखिएगा आप लोग, ताकि भारत के दुश्मन देशों को पता चल सके कि भारत के लोग सभ्य तरीके से धन्यवाद करना भी जानते हैं। वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत से पहले पीएम मोदी ने अरबपति कारोबारी एलोन मस्क से की मुलाकात। 4 मुद्दों पर हुई बड़ी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को यहां स्पेस एक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एलोन मस्क के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की तथा भारत और अमेरिका में सुशासन के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को अपने प्रशासन के नवगठित सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख चुना था। मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए बुधवार शाम अमेरिकी राजधानी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वॉशिंगटन डीसी में एलोन मस्क के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिनमें अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे विषय शामिल हैं, जिनके बारे में वो उत्सुक है। उन्होंने कहा कि मैंने सुधार और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रयासों के बारे में बात की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल भी एलोन मस्क के साथ बैठक में उपस्थित है। मस्क अमेरिकी ऑटोमोटिव और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी टेस्ला के भी सीईओ हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए 3 बच्चों को लेकर एलोन मस्क आए थे। इस मुलाकात की तस्वीरें ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बहार ला दी। इसमें एलोन मस्क के बच्चे ध्यान पूर्वक बातचीत को सुनते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पिता एलोन मस्क प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चर्चा में व्यस्त हैं। बता दें कि एलोन मस्क जो है वो 12 बच्चों के पिता हैं। एलोन मस्क के पार्टनर्स की बात करें तो उनकी लाइफ में कई पार्टनर्स रही हैं। तो वहीं भारतीय मूल के बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी ने भी की पीएम मोदी जी से मुलाकात। इस दौरान दोनों ने भारत अमेरिका संबंधों, नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। बालाकोट में मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकवादी, बरामद किए गए हथियार दोस्तों जम्मू में। पुंछ बालाकोट सेक्टर में वीरवार दोपहर करीब 2:30 बजे घुसपैठ कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। तीनों के शव जीरो लाइन के पास पड़े मिले। हालांकि सेना ने आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि नहीं की। वहीं शाम करीब 6 बजे बालाकोट सेक्टर में ही तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक बालाकोट के अग्रिम क्षेत्र तरकुंडी में पाकिस्तान के इलाके से 3 आतंकवादी भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। जवानों ने उन्हें ललकारते हुए गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 3 आतंकवादी मारे गए। तीनों आतंकवादियों के शव उठाए नहीं जा सके। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना की ओर से क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसको देखते हुए भारतीय सेना किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाह रही। जी हाँ दोस्तों, इधर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। आतंकवादियों द्वारा कश्मीर एकजुटता दिवस पर पीओके में रैलियां आयोजित करने और जम्मू कश्मीर में मरते आतंकवाद को फिर से जीवित करने की कोशिश के बाद नियंत्रण रेखा से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अलर्ट पर है, ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ की भी साजिशों को नाकाम किया जा सके। सेना और अन्य सुरक्षा बलों की खुफिया शाखा को पुख्ता इनपुट है कि आतंकवादी न केवल बड़ी संख्या में घुसपैठ करेंगे बल्कि सीमाओं को बाधित करने की भी कोशिश करेंगे। सेना के सूत्रों ने कहा कि पीओके में नीलम घाटी और नियंत्रण रेखा के पास फुरकियान गली और कृष्णा घाटी के सामने 150 से अधिक प्रशिक्षित आतंकवादियों वाले लगभग 6 लॉन्च पैड सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि पीओके में कश्मीर एकजुटता दिवस पर रैलियां आयोजित की गई थी और उन्हें जम्मू कश्मीर में आतंकी जड़ों को मजबूत करने के लिए घुसपैठ का हर संभव प्रयास करने का काम किया गया है। IW को यह भी इनपुट है कि आतंकवादी भारतीय चौकियों पर हमला करके नियंत्रण रेखा पर शांति को बाधित करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, वही बता दें, मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंप पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 की मौत 8 घायल। जी हाँ, मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंप पर फायरिंग करके खुद को भी गोली मार दी। इस फायरिंग में 3 जवानों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। ये घटना गुरुवार रात करीब 8:20 पर इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ कैंप में हुई। आरोपी जवान संजय कुमार 120वीं बटालियन का हवलदार था। कैंप में गोलीबारी के बाद जवान ने आत्महत्या कर ली। वो असम के रहने वाले थे और त्रिसुंडी में सीआरपीएफ कैंप में उनकी तैनाती थी। फायरिंग में घायल हुए जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इस घटना के पीछे क्या थी वजह, इसके बारे में अब तक कुछ भी जानकारी हाथ नहीं लगी है। अधिकारियों की माने तो यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सीआरपीएफ के अधिकारी कैंप में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर किसी भी सीनियर अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है। अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर आपको बता दें, दलाई लामा को मिली Z कैटेगरी की सिक्योरिटी सुरक्षा में तैनात रहेंगे 33 सुरक्षा कर्मी दोस्तों, जिनमें 12 कमांडो, 6 PSO। जी हां, दलाई लामा को है खतरा की सूचना मिलते ही खुफिया सूचना के बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार
सरकार के गृह मंत्रालय ने बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को Z श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। ये सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की खतरे की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। Z श्रेणी की सुरक्षा के तहत कुल 33 सुरक्षा कर्मी दलाई लामा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 89 साल के आध्यात्मिक गुरु को कुल 33 सुरक्षा कर्मी मिलेंगे, जिनमें उनके घर पर तैनात सशस्त्र स्टेटरी गार्ड, 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने वाले निजी सुरक्षा अधिकारी और शिफ्ट में सशस्त्र अनुरक्षण करने वाले कमांडो शामिल हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित ड्राइवर और निगरानी कर्मी हर वक्त ड्यूटी में रहेंगे। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां पाकिस्तान में तुर्की के खलीफा ने अलावा कश्मीर का राग शहबाज ने फेंका मुस्लिम भाईचारे का जाल, तो एर्दोगन ने दिया ये बयान। दरअसल पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कश्मीर को लेकर बयान दिया है। 2 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के दौरान एर्दोगन ने जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बातचीत से कश्मीर के मुद्दे का हल तलाश करें। एर्दोगन ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान की है। इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने कश्मीर का रोना रोया था, जिसके बाद एर्दोगन ने यह बयान दिया। एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को बातचीत के जरिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हल किया जाना चाहिए, सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। इस दौरान एर्दोगन ने कश्मीर के साथ एकजुटता भी दिखाई और कहा कि तुर्की आज भी कश्मीरी भाइयों के साथ स्टैंड ले रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति पहले कश्मीर के मामले में स्टेटमेंट देकर खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। भारत कंटिन्यूअसली इस बात पर जोर देता रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश की टिप्पणी को अस्वीकार करता आया है। इसके पहले कश्मीर पर दिए बयानों को लेकर भारत एर्दोगन को भी खरी खरी सुना चुका है। जी हाँ, साथ ही पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोगन की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, रक्षा और स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 5 साल बाद पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे एर्दोगन की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जमकर तारीफ की। इस दौरान शहबाज कश्मीर का राग अलापना नहीं भूले। ये मानने वाली बात क्या, सभी को पता रहता है कि एर्दोगन के साथ वो कश्मीर का मुद्दा ना छेड़े, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जानबूझ करके एर्दोगन को मजबूर किया गया शहबाज शरीफ के द्वारा कि वो कश्मीर पर बयान दे। जी हाँ, और इस बार तो खुद एर्दोगन इस्लामाबाद में मौजूद थे और वहाँ आकर वो कश्मीर पर बयान कैसे नहीं देते, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अगली खबर दोस्तों आपको बता दें, जहाँ पर पाकिस्तान के कट्टर आलोचक को ट्रंप ने दी बड़ी जिम्मेदारी। कौन है भारतीय मूल के पॉल कपूर जो उधेड़ देंगे बांग्लादेश की बखिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टीम में एक और भारतीय मूल के आदमी की अहम भूमिका होने वाली है। 2025 में सत्ता संभालने के साथ ही ट्रंप ने अपनी नई टीम में बहुत ही सोच समझ कर लोगों को रखा है। तभी तो दक्षिण एशियाई सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ पॉल कपूर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है। अगर कपूर को सीनेट से मंजूरी मिल जाती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप लू की जगह लेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने जनवरी में पुष्टि की थी कि दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू का कार्यकाल 17 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों का ब्यूरो अमेरिका की विदेश नीति और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंधों से जुड़े मामलों को देखता है। जी हाँ, जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस पश्चिम से ढाका आए हैं, तब से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जमकर अत्याचार हो रहा है। अब ऐसे में भारतीय मूल के पॉल कपूर के आने के बाद बांग्लादेश की तो खैर नहीं है। साथ ही जब बांग्लादेश की बात हुई है तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं और उनके घर भी जलाए गए हैं। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को अतिरंजित प्रचार करने वाले और कहने वाले मोहम्मद यूनुस के दावे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में हिंदू मंदिरों पर हमले, घरों को जलाने और भीड़ द्वारा की गई हिंसा के ठोस सबूत पेश किए गए हैं। संयोग से इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को यूनुस की अंतरिम सरकार के निमंत्रण पर भेजा गया था। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी खुफिया विभाग की पहली हिंदू प्रमुख है तुलसी गबार्ड, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। अपनी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने गबार्ड के साथ अपनी पिछली बातचीत को याद किया और उन्हें उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी। वहीं सीनेट पैनल ने FBI निदेशक के रूप में काश पटेल का नामांकन आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री बने रॉबर्ट F कैनेडी। सीनेट न्यायपालिका समिति ने बृहस्पतिवार को FBI निदेशक के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा काश पटेल के नामांकन को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 10 के वोट समर्थन दिया है। ये मतदान पार्टी लाइन के मुताबिक हुआ है, जिससे डेमोक्रेट्स की चिंताओं को दूर किया जा सके कि पटेल राष्ट्रपति के प्रति वफादार रहेंगे और व्हाइट हाउस के विरोधियों को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा सीनेट ने रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को राष्ट्रपति ट्रंप के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पुष्टि की है, जिससे प्रमुख वैक्सीन संदेहवादी को संघीय वैक्सीन अनुशंसाओं और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ देश के लगभग आधे हिस्से के लिए
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नियंत्रण मिल गया। वहीं आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर क्यों मेहरबान हुए डोनाल्ड ट्रंप, G7 में चाहते हैं रशिया की बड़ी एंट्री। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने रशिया को G7 समूह से बाहर करने को एक गलती बताया है। उन्होंने कहा कि वो रशिया को फिर 7 देशों वाले समूह में लाना चाहते हैं। ऐसा अगर होता है तो उन्हें बेहद खुशी होगी। इसके पीछे के कई कारण भी माने जा रहे हैं। ट्रंप के रशिया को लेकर दिए गए इस बयान के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना यह जा रहा है कि ट्रंप अपने बयानों को रशिया को G7 में दोबारा शामिल करने की बात को लेकर युद्ध रुकवा सकते हैं, जिससे अमेरिका को काफी फायदा होगा। ट्रंप के बयानों से साफ है कि वे अमेरिका को हर हाल में फायदे के सौदे में रखना चाहते हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि रशिया को G7 से बाहर करना सही निर्णय नहीं था और इसे सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि रशिया फिर से G7 का हिस्सा बने, उसे बाहर करना एक गलती थी। कनाडा ने इस साल G7 की अध्यक्षता की थी। ट्रंप के बयान बाद अभी तक इस बारे में उसका कोई बयान सामने नहीं आया है, तो उधर मैं नहीं मानूंगा। जी हां, ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाले यूक्रेन शांति समझौते पर जेलेंस्की ने दिखाए तेवर। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना अगर कोई पीस डील होती है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। गुरुवार को रूसी अधिकारियों ने पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि सबसे मुख्य बात यह है कि हम इस युद्ध में सब कुछ रशिया के प्लान के मुताबिक नहीं चलने दे सकते। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र देश के रूप में हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे बिना कोई भी समझौता किया जाए। वहीं बता दें, कनाडा हमारा 51वां राज्य है। जी हाँ, मैंने गवर्नर ट्रूडो से की है बात। बता दें, कनाडा को लेकर फिर एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका का 51वां राज्य है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को उनके प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं है और वो इस बारे में गवर्नर ट्रूडो से बात कर चुके हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कहा था कि कनाडा को अमेरिका में मिलाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी वास्तविक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को टोरंटो में कनाडा अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में व्यापार जगत के नेताओं से ये बात कही। ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप की धमकी कनाडा के महत्वपूर्ण खरीदों तक पहुंच से प्रेरित हो सकती है। रिपोर्ट में कनाडाई पीएम के हवाले से कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में ये बात है कि ऐसा करने का सबसे आसान तरीका हमारे देश में अपने में समाहित करना है और ये एक वास्तविक बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका को कनाडा के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से लाभ मिल सकता है। वहीं बता दें, ईरानी राष्ट्रपति की इजरायल को परमाणु धमकी, कहा न्यूक्लियर साइट पर अगर हमला हुआ तो हम 1000 नए साइट बनाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बृहस्पतिवार 13 फरवरी को देश के परमाणु केंद्रों को लेकर बड़ा बयान दिया। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उनके देश के परमाणु केंद्र पर दुश्मन हमला करता है तो वे उसका पुनः निर्माण करेंगे। उनका बयान वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इजरायल इस साल के मध्य तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला शुरू कर सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया ने पेजेश्कियान के हवाले से कहा कि वे हमें धमकी देते हैं कि वे परमाणु सुविधाओं पर हमला करेंगे। अगर आप उनमें से 100 पर हमला करते हैं तो हम 1000 अन्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप इमारतों और जगहों पर हमला कर सकते हैं लेकिन उन लोगों पर हमला नहीं कर सकते जो इसे बनाते हैं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, आखिर विधायकों में से ही कोई बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन कौन बनेगा और कब होगा नए सीएम के नाम पर फैसला बता दें। दिल्ली को मुख्यमंत्री मिलने का इंतजार अगले 4 से 5 दिनों में ही खत्म होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। इसमें सीएम के नाम की घोषणा होगी। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। बीजेपी सूत्रों ने कहा कि जिस हिसाब से दिल्ली की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है, उससे देखते हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सीएम के ऐलान से पहले कई कयासबाजी चल रही है। कुछ सांसदों के नामों की भी चर्चा चल रही है कि कौन सीएम हो सकता है। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने कहा कि विधायक से ही सीएम होगा और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। विधायक दल की मीटिंग के लिए ऑब्जर्वर तय करने और मीटिंग होकर नाम घोषित करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बीजेपी अपने चुनावी वादों में से कुछ वादों को पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पूरा करने का ऐलान करने की तैयारी में है। दिल्ली में बीजेपी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में हर तरफ भगवा पगड़ी दिखाई देगी। जी हाँ, नए मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे। इस बीच ये संकेत मिल रहा है कि पार्टी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के दिन पूरा आयोजन स्थल भगवामय दिखाई देने वाला है। सजावट तो भगवा रंग में ही रंगेगा ही। कार्यकर्ता भी भगवा पगड़ी धारी वेशभूषा में दिखाई देंगे। जीत का सेहरा उनके पगड़ी में दिखाई देगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा की हर जीत को कार्यकर्ता की जीत बताता है। इसके लिए तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। लदे हुए ट्रक से भगवा पगड़ी प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंचने भी लगे हैं। भाजपा सूत्रों की माने तो जीत का जश्न भव्य होगा। आयोजन स्थल को खास तरीके से सजाया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, मदरसों से मिले विदेश विरोधी सबूत तो तुम्हारी खैर नहीं। जी हाँ, सरकार लेगी फौरन एक्शन। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग ने सुनाई खरी खरी। दोस्तों, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे के राज्य के सभी मदरसों की जांच कराने की मांग चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि अगर देश विरोधी कोई भी सबूत मिलता है तो सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, तो उधर किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। वक्फ बिल पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। जी हां, मौलाना ने दी खुली चेतावनी। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि संसद से इस विधेयक के पारित होने पर इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। मदनी ने यह बयान उस वक्त दिया जब बृहस्पतिवार को वक्फ विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा गया। वहीं बता दें, दूसरी ओर ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ को छीनने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इसकी आलोचना करते हैं। तो वहीं दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।